गोल्टेड एएस के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत शुक्ला और रोज़ की तरह आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दिया हुआ है जिससे आप हिंदी वेबसाइट को खोल के गोल्टेड एएस के और डेली क्विज सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो है प्रश्नों की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न हमारा है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FSDC। इसका इंग्लिश में होता है ये कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन ये है कि केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगे। दूसरा है कि वित्तीय समावेशन से संबंधित मुद्दों से यह संबंधित होगा। और तीसरा है कि परिषद में गवर्नर RBI की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित होगी, यानी कि जो सब कमेटी होती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही चुनना है आपको? 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। तो सही उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो ये जो है वो काफ़ी न्यूज़ में भी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उठाते हैं ताकि आपको एकदम पुख्ता जानकारी मिल सके। तो इसमें जो कॉम्पोजिशन है यानी कि वो किस किस मेंबर से मिल के बने होते हैं, इनका गठन कैसे होता है, तो इसमें ये है कि द काउंसिल शैल हैव द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन, इनके ये कॉम्पोजिशन होंगे। तो उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है केंद्रीय वित्त मंत्री, वो उसके चेयरपर्सन होंगे। और वहीं पे उसकी जिम्मेवारी जो होगी उस परिषद की वो ये होगी कि वित्तीय स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, वहीं पे वित्तीय डेवलपमेंट के बारे में होगा, वित्तीय विकास के बारे में, वहीं पे होगा कि आपस में कैसे परस्पर संबंध में है, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, और फिर वहाँ पे है वित्तीय मतलब लिटरेसी के बारे में, तो उनके बारे में जानकारी दिया जाएगा। वहीं पे फिर है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसको हिंदी में वित्तीय समावेशन कहते हैं। फिर इसमें क्या है कि द काउंसिल हैव सब कमेटी, उसमें एक सब कमेटी भी होगा जिसके हेड जो होंगे वो RBI के गवर्नर होंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि ब्रिक्स बैंक के संबंध में है, यानी कि जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उसमें क्या है कि बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए खुली है, यानी कि जो इस बैंक की मेंबरशिप होगी यूनाइटेड नेशन के राष्ट्रों के लिए भी होगी। दूसरा है कि वोटिंग पावर बैंक के पूंजीगत स्टॉक में सब्सक्राइब किए गए शेयर की संख्या पर आधारित होगी। और तीसरा है कि ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी कुल वोटों के 55% से कम नहीं हो सकती है। उपरोक्त में से सही कथन चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता होगा तो। और वीडियो में कोई भी दिक्कत हो या फिर हमें समझाने के तरीके बदलना चाहते हैं आप, या फिर प्रश्नों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी बारे में आप बेहिचक कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब तुरंत देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन इसमें सही है। तो जो ब्रिक्स संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे और बांग्लादेश में नए सदस्य के रूप में प्रवेश किए हैं, तो ये न्यूज़ इसीलिए चर्चा में है। तो प्रश्न पे आते हैं कि जैसे हमारा समझाने का फिर क्वेश्चन देने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि UPSC भी आसान नहीं है, वो बहुत अलग है। तो टॉपिक्स को थोड़े अच्छे से जाकर समझना होगा, ऊपर ऊपर की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। या फिर आप शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए कि B से ब्राज़ील, R से रशिया, इस तरह के प्रश्नों शॉर्टकट से थोड़ा दूर रहें। ठीक है, गहराई से समझिए, आप थोड़ा भूलने में भी समय लगेगा। तो इसमें क्या है कि पहला कथन बिल्कुल सही है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है NDB की स्थापना 2015 में ब्रिक्स देश यानी कि ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका द्वारा की गई थी। बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए खुली है। और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है कि द वोटिंग पावर ऑफ ईच मेंबर शैल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स सब्सक्राइब्ड शेयर इन इट्स कैपिटल स्टॉक ऑफ द बैंक, यानी कि वोटिंग पावर जो होगी वो पूंजीगत स्टॉक में सब्सक्राइब किए गए शेयर की संख्या पर आधारित होगी। ठीक है, वहीं पे तीसरे कथन की ओर आते हैं कि जो वोटिंग पावर होगी वो 55% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो 55% से कम नहीं हो सकती है। ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी में कुल वोटों की जो संख्या है वो 55 से कम नहीं होगी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, यानी कि कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी IFD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो ग्रामीण लोगों में निवेश करती है और उन्हें अपने खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सशक्त बनाती है। और दूसरा है कि भारत IFAD का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपको सही कथन चुनने हैं। तो केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, न तो 1 न ही 2। इसका भी उत्तर अगर आपको पता होगा तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में करिए, और इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, यानी कि ये दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जो IFAD है एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। ठीक है, जो पैसे वैसे देते हैं, और संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी भी है जो कि रोम में स्थित है। और आपको पता होगा कि फूड वाला जो है यानी कि खाद्य और कृषि केंद्र जो है वहीं रोम
में ही स्थित है। IFAD कहता है कि कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष में हम ग्रामीण लोगों में निवेश करते हैं और उन्हें अपनी खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, अपने परिवारों के पोषण में सुधार करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सशक्त बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये एक ऐसी संस्थान की तरह है कि किसी ग्रामीण इलाकों में किसी लोगों का जीवन सुधारना हो, उनको कुछ पैसे से उनकी खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए बात हो, या उनके परिवारों में पोषण में सुधार करने की बात हो, आय बढ़ाने की बात हो, या फिर उनको सशक्त बनाने की बात हो, तो उनमें यह मदद करता है। तथा ये भी ये कहता है कि उन्हें लचीलापन बनाने और उनके व्यवसायों को विस्तार करने, ताकि वो जो अनाज पैदा कर सके वो मार्केट में बेच सके, इसलिए उनको सशक्त बनाया जाए और उनके स्वयं के विकास का प्रभार लेने में मदद करता है। भारत में IFAD का संस्थापक सदस्य है, ठीक है, और ये साझेदारी 40 वर्षों से अधिक समय तक फैली हुई है। भारत न केवल IFAD के निवेश में सबसे बड़ा प्राप्त करता है, मतलब ना ही उनसे ज़्यादा सिर्फ उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं लेती है, बल्कि उनके जो कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं उसमें वित्तीय सहायता भी करती है और कॉरपोरेट नीति से जुड़ाव दोनों मामलों में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। ठीक है, आप मेंबर देख सकते हैं कि जो भारत इसका मेंबर है IFAD का, वो 1977 से है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं अगर, तो ये जो प्रश्न है वो पॉलिटी से है कि भारत में न्यायपालिका के संबंध में प्रतिष्ठित न्यायविद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अभी आप न्यूज़ में काफ़ी है, चर्चा में, हमने 1-2 दिन पहले भी इस पर जुड़े प्रश्न पूछे थे, अगर आपको ध्यान होगा तो राष्ट्रपति की राय में अभी तक किसी भी प्रतिष्ठित न्यायविद को भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। दूसरा कथन ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए विशिष्ट न्यायविद की श्रेणी में भी लागू होता है। और तीसरा ये है कि एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच करने के लिए गठित समिति के सदस्यों में से एक है। उपरोक्त में से सही कथन चुनना है आपको, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और केवल 1 और 3। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल 1 और 3 कथन जो है वो सही है और दूसरा कथन जो है बिल्कुल गलत है। तो मैं बताते चलूँ कि जो दूसरा कथन भी है वो भी सही था, लेकिन 1976 तक ही सिर्फ, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में सही था पर 44वां में इसको हटा दिया गया। तो सिर्फ पहला और तीसरा कथन सही है। पहला ऐसे सही है कि मुझे अगर याद है तो मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। तो उसमें जो सी ऑप्शन है, यानी कि सी क्लॉज है, वो साफ साफ कहता है कि इज़ इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, यानी कि प्रतिष्ठित न्यायविद को कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति चाहे तो। हालांकि अभी तक किसी भी प्रतिष्ठित न्यायविद को सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया है। वहीं पे दूसरा कथन मैंने अभी बताया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में जोड़ा गया, लेकिन 44 में इसको पूर्णतः हटा दिया गया। तीसरा कथन भी सही है, जो कि बहुत न्यूज़ में है, बहुत छुपा हुआ भी है। तो आज हमने इसको खोज निकाला है और आपको बताते हैं कि ये जो है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 से लिया गया है। कि उसमें कहा गया है कि किसी भी जज के बारे में, उनके इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर के बारे में अगर जांच करनी है तो उसमें जो है वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बन सकते हैं, चेयरमैन या फिर मेंबर्स के रूप में, या फिर वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि ज्योग्राफी सेक्शन से है कि निम्नलिखित अफ़गानिस्तान शहरों पर विचार करें, मतलब अफ़गानिस्तान के शहरों के। तो अफ़गानिस्तान अभी चर्चे में है, तालिबान ने उन पे अटैक कर लिया है, हाईजैक कर लिया है, ऐसा समझिए, ठीक है, और पूरी तरह से सत्ता उनके हाथ में आ गई है अभी फ़िलहाल। तो पहला है कि काबुल, दूसरा कंधारी, तीसरा मज़ार शरीफ। तो उत्तर से दक्षिण के स्थानों में व्यवस्थित करना है। तो अगर आपको याद होगा कि हम लगभग रोज़ एक ऐसा प्रश्न डालते हैं जिसमें आपको शहरों को सजाना होता है, या फिर मैप किसके पड़ोस में ये कौन सा है, किसके साथ सीमा साझा करती है। तो इसमें पहला है कि 2-1-3, दूसरा 1-2-3, तीसरा है 3-1-2 और चौथा है 3-2-1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि पहले है मज़ार शरीफ, फिर काबुल और कांधार। तो हमें जो है ये फाइंड करने थे कि उत्तर से दक्षिण में, तो उत्तर आपका मज़ार शरीफ, फिर हुआ काबुल और फिर हुआ कांधार। तो ऐसे प्रश्नों को करते समय हमेशा मैप को ध्यान में रखिए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल UPSC के डेली क्विज में, ठीक है। और आप वेबसाइट से सॉल्व कर लीजिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।